नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। आज का महत्वपूर्ण मुद्दा तो सबसे पहले यह था कि भारत के महान वैज्ञानिकों की महानता और उनके परिश्रम से चांद पर पहुंचने का एक और प्रयास सफलतापूर्वक प्रारंभ हुआ। कुछ दिनों बाद वह प्रक्षेपण यंत्र, जिसे हम चंद्रयान-3 के नाम से जानेंगे या जान रहे हैं, वो चांद को चूमेगा, चांद को छुएगा और अपने वैज्ञानिक शोध में लग जाएगा। इसकी सफलता पर मुझे रत्ती भर भी संदेह नहीं है, क्योंकि जब चंद्रयान-2 जो गया था वो बस कुछ सेकंड के लिए मिसगाइड हो गया था, लेकिन उससे कई गुना ज़्यादा सुधार करके, क्योंकि जब एक चीज़ आपसे भूल होती है तो जब आप अगली बार करते हैं तो उन भूलों को सुधारते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि चंद्रयान-3 में कई तरह की विशेष सुधार किए गए हैं, कई तरह के हाई क्वालिटी सेंसर लगाए गए हैं, जिससे इसकी सफलता सुनिश्चित होती है। मुझे अपने वैज्ञानिकों के कुशलता पर, उनके दक्षता पर अभिमान है, उनके काम करने पर मुझे पूरा भरोसा है और चंद्रयान 140 करोड़ भारतीयों की शुभकामनाओं के साथ उड़ान भरी है। महादेव की महीना मतलब श्रावण मास में इतने पवित्र दिन में जब वो शुभारंभ की है, और उसके शुभारंभ से पहले इसरो के निर्देशक भगवान के शरण में गए हैं और उससे भी चंद्रयान के सफलता की जो मनोकामना मांगे हैं, मुझे नहीं लग रहा कि इन सब के बाद चंद्रयान के पहुंचने में किसी तरह की कोई रुकावट आएगी, नहीं आएगी। इन्हीं भरोसे के साथ मैं पुनः एक बार अपने वैज्ञानिकों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई और भविष्य में और ज़्यादा बढ़िया और ज़्यादा बेहतर और इससे भी ज़्यादा बेहतर करने की लालसा रखता हूं। वैज्ञानिकों को बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, आज का महत्वपूर्ण मुद्दा है कि हमारे भारत महान को लोग कूड़ा घर बनाने का प्रयास क्यों कर रहे हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? हमारी प्रशासन है या हम गरीब देश हैं? भारत को लोग डंपिंग यार्ड के रूप में ही मानते हैं। पश्चिमी देश के आर्थिक बहुलता के वजह से हम पर दबाव बनाया जाता है कि भाई आप गरीब आदमी हैं, हमसे कर्जा लेते हैं, हमसे तकनीकी लेते हैं, हमसे मदद लेते हैं, हमसे कई तरह की उम्मीद करते हैं, तो इस तरह की उम्मीद हम भी आपसे करते हैं, क्योंकि मामला विदेशी गिव एंड टेक का चलता है। लेकिन जब यह इंसानी जान की कीमत पर हो तो चिंता करने की जरूरत है, और हम जैसे लोगों को इस पर चिंता करना भी चाहिए। मित्रों, कुछ चीज देखिए, सिलसिलेवार तरीके से बात करने में कई घंटा लग जाएगा, एक एक प्रोडक्ट का नाम रखने में भी महीनों सालों निकल जाएगा। इसलिए मैं चाहूंगा कि थोड़ा कहूं और आप ज्यादा समझें। आप सब समझदार हैं, आपको समझाने की जरूरत नहीं, बस कुछ बातें बताने की जरूरत है जो हम जैसे लोगों की जिम्मेवारी बनती है। हम जिम्मेदार लोग हैं और आपके सामने इसको रखें। मित्रों, सबसे पहले तो भारत महान ये पहला देश है जिसमें इशारे में प्रोडक्ट लिखा जाता है। जैसे कोई प्रोडक्ट होता है, उसके कोने में लाल, हरा, काला और सफेद डॉट लगाई जाती है। उसका मतलब होता है काला है मतलब इसमें केमिकल है, हरा है मतलब इसमें हर्बल है, लाल है मतलब ये अत्यंत ही खतरनाक है। इस तरह के उसके मानक होते हैं। उसके बाद उसमें क्या मिलाया गया में सीधा नहीं लिखा जाता है कि इसमें गाय का मांस मिलाया गया है, सुअर की हड्डी मिलाई गई है और ये वो फला चीज मिलाई गई है। उसको E1, B1, C1, D1, T1 करके कोड दिया गया है। जो स्याही E1 लिखने में खर्च होगी उसमें उतने में लिखा जा सकता है कि इसमें सुअर की चर्बी लगी है, गाय की चर्बी लगी है, या फलाना हड्डी लगी है, या फलाना चीज लगा हुआ है। लेकिन ऐसा ना करके भारत में इस तरह की खेल खेला जाता है कि अगर कोई आदमी पूछे तो कहा जाएगा कि भाई E1 का मतलब होता है गाय का मांस, B1 का मानी होता है सुअर का मांस, C1 का मानी होता है फलाना का मांस या फलाना की चर्बी। मानक हमने बना रखा। भारत में दुनिया में कहाँ लिखा गया कि आप गाय के मांस को कोई कोड दे? सीधे गाय का मांस क्यों नहीं कह सकते? इन्हीं के खेल में हमारी दवा कंपनी, चॉकलेट बनाने वाली, कॉफी बनाने वाली, ये जो बोतल बंद दूध है पाउडर के फ्रेम में आती हैं वो, और ये जो आप आलू के चिप्स खाते हैं इसमें जो एक मसाला होता है ना, जो खट्टा मीठा और आपके मुंह को लगता है, असल में वो खट्टा ना तो लेमन का होता है
ना ही नमकीन साल्ट का होता है। वो एक ऐसा जहरीला केमिकल होता है जो मवेशियों के खून से, मज्जा से, चर्बी से, हड्डी से या उनके और भी मतलब कई तरह के ऐसे गंदे चीजों से निकलता है जो हमारे मुंह में केमिकल जैसा रिएक्शन करके हमको नमकीन और खट्टा का आभास कराता है। असल में वो ना तो खटाई होती है ना ही नमकीन होता है। और ये भारत के सारे दवा के लोग जानते हैं, लेकिन इस विषय पर कोई विरोध ना तो कोई सत्ता पक्ष करता है ना विपक्ष करता है। विपक्ष हर मुद्दे पर उठाता है, किसान आंदोलन हो गया, ब्रजभूषण ने लड़की छेड़ दी, बाढ़ ने ये प्रकोप कर दिया। लेकिन मैं बड़ा हैरान हूं कि अरविंद केजरीवाल पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री कहता है, वो है भी पढ़ा लिखा, हालांकि मैं समझता हूं कि उससे ज्यादा अनपढ़, गंवार, बेवकूफ और बेहुदा आदमी मैंने धरती पर कभी नहीं देखा। मैं माफी चाहूंगा दिल्ली के मुख्यमंत्री को जिसको जनता ने चुना बेहुदा करने के लिए, लेकिन वो है क्योंकि उसकी राजनीति बेहुदगी से भरी पड़ी। लेकिन उसके मुंह से भी हमने कभी नहीं सुना कि उसने कहा हो कि भाई ये जो दवा के नाम पर जहर परोसा जाता है भारत में, भारत के लोगों पर एक्सपेरिमेंट करने की जो खेल खेला जाता है वो गलत है। सब मिले हैं जी, किसी ने कोई विरोध नहीं किया। केजरीवाल के मुंह से भी हमने नहीं सुना। कांग्रेस मान लो क्यों करती, कांग्रेस के टाइम में तो प्रोडक्ट चल ही रहा था। भाजपा क्यों करेगी, भाजपा के टाइम में भी कौन सा बैन हुआ है। तो कांग्रेस और भाजपा का तो समझ में आता है भाई केंद्र में सरकार है, आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी दबाव में है। लेकिन इनका आवाज कौन उठाएगा, इसकी आवाज उठनी चाहिए कि नहीं उठनी चाहिए, ये मैं आप पर छोड़ता हूं। मित्रों, आप सबको पता है कि इन तरह के केमिकल से ये जो आप छोटे छोटे बच्चों में कैंसर सुन रहे हैं, आजकल कैंसर से लोग मर रहे हैं। मतलब हमारा वाहिद ऐसा मुल्क है भारत महान, जहां पर इस बात की हड़ताल की जा सकती है कि भाई हम लोगों को जहर देंगे, आप क्यों रोकेंगे। अगर किसी ने आवाज उठाया तो लोग सड़कों पर आ जाते हैं। मुझे ध्यान है 90 के दशक में मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। मैं वहां था लखनऊ में तब, क्योंकि बड़ी खुशी थी, चंद्रशेखर जी के फॉलोअर होने के नाते हमारे पार्टी की सरकार बनी थी। मतलब मैं तो किसी राजनीतिक पार्टी का रजिस्टर्ड कार्यकर्ता नहीं हूँ, लेकिन श्रद्धेय चंद्रशेखर जी को अपना मानने की वजह से मुझे लगा था कि वो सरकार अपनी है। मुलायम सिंह के शपथ ग्रहण समारोह में हम लोग बहुत मतलब आदर से बुलाए गए थे और मैं लखनऊ गया तो कुछ दिन तक लखनऊ रह गया था। कुछ दिन के बाद एक बार दोबारा फिर लखनऊ जाने का मौका मिला। हमारे एक आदमी ने अपना घर लिया था उस घर भोज में, 10 दिन और लखनऊ रह लिया। सामाजिक आदमी जहां जाते हैं रहते होते हैं। तो मैंने देखा कि सड़क पर दूध फैला करके प्रदर्शन हो रहा है विधानसभा के सामने। हम लोग सामाजिक लोग शुरू से ही हैं, तो मैं देखे क्या है, तो लोग मतलब बड़े बड़े दूध वाले बर्तन लाते थे और करे और टीवी कैमरा और फोटो वाले खींच के लेके। मुझे 1 घंटे बाद उधर से आना पड़ा था, देखा कि वो सड़क पर चूना जैसा है। मतलब वो दूध नहीं था, वो कैमरे में दिखाया गया था, चूना और भट्ठे को घोल करके दूध की शक्ल देकर प्रदर्शन की गई थी। असल दूध नहीं फेंका गया था। कारण क्या था, मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि ये जो मिलावटी दूध देश में दी जा रही है, जिससे तरह तरह के खतरनाक बीमारी आ रही है, इस पर रोक लगाएगा। मुलायम सिंह को अंत में उस निर्णय को वापस लेना पड़ा। उनके अफसरों ने उनको समझाया कि भाई देखिए, आप देश की स्वास्थ्य की चिंता करेंगे, प्रदेश के स्वास्थ्य की चिंता करेंगे, आपका राजनीतिक स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। ये अहिर बिरादरी के लोग हैं और आप अहिर हैं और आपको अहिर और मुसलमान के सहारे राजनीति कर रही है। और ये दोनों ही लोग दूध माफिया का काम करते हैं। ज्यादातर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट, गुजर, यादव और मुसलमान लोग दूध है जो दिल्ली में जाकर सप्लाई करते हैं, और आप इन्हीं पर रोक लगा देंगे, आपका राजनीति बैठ जाएगा। मुलायम सिंह का जी कोई बात नहीं, मेरे घर तो अपने गाय का शुद्ध दूध आ रहा है, बाकी दुनिया में हमको क्या मतलब है, हमारा राजनीतिक नुकसान ना हो। ये एक स्पष्ट उदाहरण आपके सामने। दूसरा क्या है कि पेस्टिसाइड डालने का किसान इस्तेमाल करते हैं कीड़ा मारने के लिए, उससे कैंसर डेवलप होता है और आदमी मरता है। जिस तरह की पेस्टिसाइड हमारे देश में इस्तेमाल हो रहा है वो दुनिया के किसी देश में नहीं होता। बहुत सारे देशों में बैन है वो, लेकिन भारत में खुलेआम बिक रहा है। बहुत सी सारी दवाइयां, करीब करीब 164 ऐसी दवाइयों की लिस्ट भारत सरकार समय समय पर जारी करती है जिस पर प्रतिबंध है, लेकिन वो मेडिकल स्टोर पर छापा नहीं मारती। वो एक अपना कोरम पूरा कर रख दी कि कोई आरटीआई में हमारे जैसा आदमी पूछ ले कि भाई फला फला दवा बैन है कि नहीं, बोला कि देखिए जी मैंने तो लिस्ट निकाला तो ये दवाई बैन है। और सबसे बड़ी बात है कि जब अखबार में लिस्ट निकली तो कटिंग लैग और मैं वही दवा जाकर के पूछा तो खुलेआम मिल रहा था और डॉक्टर की पर्ची लिखने की भी जरूरत नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि डॉक्टर लिख भी रहा है, डोला सोला ये जो चीजें जो बुखार के लिए इस्तेमाल हो रही थी ये बैन है, लेकिन भारत में बिक रहा है। भारत को डंपिंग यार्ड बनाया जा रहा है। इस विषय पर जन जागरण कौन फैलाएगा। मेरा वीडियो 10-20 लोग देखते हैं और जिनकी बात सुनी जाती है उनके मुंह से हमने आज तक सुना ही नहीं। लेकिन मित्रों, कहा गया है कि आप
अगर किसी मुद्दे से असहमत है और जानते हैं कि यह समाज के लिए बेहतर है, देश के लिए बेहतर है और इसका विरोध ना करना समाज के हित में नहीं है, तो आपको करना चाहिए, यह परवाह किए बगैर कि आपकी बात कितने लोग सुनते हैं। कहा जाता है कि अकेला चला था कारवां साथ आ गया। एक कहा जाता है कि कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं होता, एक पत्थर तो तबे से उछालो यारो। तो वो काम मैं करूं, मुझे मालूम है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता, लेकिन मैं तब पत्थर उछालने में, मतलब पत्थर फेंकने में क्यों कमी करूं? हो सकता मेरा पत्थर आसमान पर चला ही जाए। तो इसी वजह से मैं अपना फर्ज पूरा कर रहा हूं। अब आपको अपना फर्ज पूरा करना है। अगर आपको लगता है कि प्रतिबंधित दवाइयां शरीर में नुकसान करती हैं, तो आप भी वीडियो बनाइए, आप भी अपने स्तर पर विरोध कीजिए, और कुछ ना तो कम से कम मेरे इस वीडियो को अपना वीडियो मान करके लाइक शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपके वजह से ये बात और जगह पहुंचे और सरकारों को यह सोचने पर मजबूर होना पड़े कि देश की जनता जानने लगी है। राकेश परमार जैसा साधारण आदमी अगर इस बात को जान गया है, तो बाकी तो ये सारा प्रबुद्ध और समझदार लोगों की देश है। मित्रों, आप यह मत माने कि वो इंजेक्शन लगा करके दूध देने वाला ग्वाला 2 मिनट के अपने फायदे के लिए, क्योंकि उससे होता क्या है कि 10-20 ग्राम दूध गाय या भैंस के अंदर रह जाता है, मतलब पूरी दूध आनी पड़ती। लेकिन अगर वो इंजेक्शन दे देने पर 1 ग्राम भी दूध नहीं रहता, वो सारा अंदर आ जाता है। लेकिन वो इंजेक्शन का प्रभाव क्या है आप जान लीजिए। आप बचपन में देखते होंगे कि आपके गाँव में, घर में, खेतों में जगह जगह पर सैकड़ों के तादाद में गिद्धे हुआ करती थी। मतलब मेरे गांव के नीचे हमारे भागड़ बोलते हैं, मतलब जो एक नाला होता है ना, कनेक्टिंग, जैसे मेरे गंगा और जमुना के बीच में एक कनेक्टिंग नहर है, हम हमारे भोजपुर उसको भागड़ बोलते हैं। तो उस नहर के दोनों तरफ इतना गिद्ध बैठते थे कि कई बार हम लोगों को अकेले जाने में डर लगता था। हम लोग छोटे छोटे बच्चे थे, सैकड़ों की संख्या में गिद्ध बैठे रहते थे। मित्रों, अब गिद्ध विलुप्त प्रजाति हो गया है। गिद्ध करता क्या था कि जो मवेशी मरता था तो उसका मांस खाता था और धरती पर प्रदूषण बचाता था, क्योंकि अगर मवेशी मर के ऐसे सड़ जाएगा तो कई तरह की बीमारी उत्पन्न करेगा। आप देखे होंगे कि कोई मवेशी मर गया है, आपको वहां नाक रख के जाना मुश्किल हो जाता था, क्योंकि कुछ दिन तक वो बदबू आता था। लेकिन गिद्ध क्या करता था कि उसका सारा मांस खा जाता था, बदबू नहीं आती थी, और गिद्ध का पेट भरता था और धरती से प्रदूषण मुक्त होता था। मतलब वो धरती के लिए बहुत बड़ा वरदान था गिद्ध। लेकिन गिद्ध उन मवेशियों का मांस खाया जिनको दूध के लिए इंजेक्शन दिया गया, और उस इंजेक्शन के मांस खाने का असर हुआ कि गिद्ध विलुप्त हो गया, गिद्ध मर गया वो मांस खा करके। आप समझिए कि मांस खा करके गिद्ध मर जाता है और आप जिंदा हैं, यह बात कैसे हो सकता है? आपको लगता है कि यार राकेश परमार झूठ बोल रहा है, मैं सालों से दूध पी रहा हूं, कहां मर रहा हूं? नहीं, आप जिंदा नहीं। आपके शरीर में 1000 बीमारियों ने घर कर रखा है। आपको कैंसर है, आपको साइनस है, आपको फलाना है, आपको ढिमाका है, आपको हड्डी की बीमारी है, आपको माइग्रेन की बीमारी है, और आप समझ रहे हैं कि आपके लापरवाही से नहीं, आपके खान पान से भी है, आपके वातावरण से भी है। लेकिन इन चीजों का विरोध आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? नेता को तो चुनाव में चंदा मिल जाता है उन कंपनियों के द्वारा, या कोई दबाव या प्रभाव पड़ जाता है, इसलिए वो नहीं बोलते हैं। लेकिन आप पर किसका प्रभाव है? देखिए, हर चीज को हल्के में ना लीजिए, यह आपके जान से संबंधित है। ये कई तरह की कोका, कई तरह की कॉफी, कई तरह की चीजें जो दुनिया में बैन है, वो भारत में खुलेआम बिक रही हैं। क्या हमारा देश डंपिंग यार्ड है? क्या हमारे देश को लोग एक्सपेरिमेंट के प्रोडक्ट मान लिए हैं? यही आज का मुद्दा था। वीडियो लंबा करूंगा तो आप ज्यादा देर सुन नहीं पाएंगे। 1 मिनट का बात है। वीडियो बंद करने से पहले आपको बता देता हूं, आपको गूगल पर जाना है और बैन मेडिसिन इन वर्ल्ड लिखना है। आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सी दवाइयां बैन है। गूगल पर जाना है, कैंसर कॉज लिखना है, तो आपको पता चल जाएगा कि किन किन खाद्य पदार्थों को खाने पीने से कैंसर होता है। और सबसे बड़ी बात, अगर आप ये पैकेट वाला दूध लेते हैं तो किस कंपनी की लेते हैं, और अगर भैंस से जाके लेते हैं तो क्या वो इंजेक्शन लगा करके दूध निकालता है? यह भी एक जान है। खेतों में जो पेस्टिसाइड कीड़े मारने के लिए दिमाग की जाती है, वो दुनिया में बैन है, लेकिन आपके यहाँ खुलेआम है। किसान आंदोलन वाले अपना समर्थन मूल्य बढ़ाने के लिए आंदोलन करते हैं, लेकिन किसी किसान नेता ने यह नहीं कहा कि भाई हमारे लोगों के द्वारा इस्तेमाल किए हुए दवाओं से कैंसर फैलता है, इस पर भी एक बार विचार हो। गोबर के खाद की तरफ हम जाएं, जो हमारे पूर्वजों ने किया था, लेकिन इस पर कोई नहीं करता, क्योंकि वो जो बड़े बड़े नेता हैं जो इस चीज को लीड करते हैं, उन्हें उन कंपनियों से चंदा मिल जाता है, तो वो चुप हो जाते हैं। आप इस चीज को ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा
कि वो आपकी लड़ाई नहीं लड़ते, वो अपनी लड़ाई लड़ते हैं और अपने माला माल हो जाते हैं और आपको कंगाल कर देते हैं। इन सब चीज़ों को अगर आप समझ जाए और आपको लगे कि मेरा मुद्दा सही है, तो आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि सबसे पहले तो आप इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी समूह में साझा करें, क्योंकि साझा करने से समस्या अपने समाधान को प्राप्त करता है। आप स्वस्थ रहें, किसी तरह की बीमारी दवाओं के प्रयोग से आपको ना हो, मिलावटी चीज़ों के प्रयोग से ना हो और प्रतिबंधित चीज़ों के प्रयोग से ना हो। इन्हीं मनोकामना से मैं राकेश परमार आपके साथ अर्पण करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।